प्रिय दर्शकों, अस्सलामु अलैकुम। मैं इनामुल हक हूं, एक सामान्य लड़का जो खुलना के एक दूरस्थ गांव से आता हूं। आज मैं आपसे अपनी जिंदगी की एक सच्ची कहानी साझा करना चाहता हूं, जो शायद आपके दिल को छू जाएगी। हमारा परिवार बहुत साधारण था, निम्न मध्यम वर्गीय। माँ बाप, दादा दादी और 2 बड़ी बहनों के साथ हमारा छोटा सा परिवार था। हमारा गांव शहर से बहुत दूर था, एक अनजानी बस्ती में जो एक नहर के किनारे बसा था। मेरे पिता एक मछुआरे थे। बचपन से ही देखता था कि वे नहर, तालाब और नदी से मछलियां पकड़कर लाते और बेचते थे। कभी कभी वे सुंदरवन से शहद भी लाया करते थे, लेकिन एक बार जब उन्हें बाघ ने दौड़ा लिया, तब से उन्होंने सुंदरवन जाना छोड़ दिया। उसके बाद वे नहर, तालाब से मछलियां पकड़कर ही हमारा घर चलाते थे। मेरी माँ बहुत धार्मिक और मेहनती थीं। वे पिता के साथ कंधे से कंधा मिलाकर घर के छोटे बड़े काम में मदद करती थीं। हम ज्यादा सुखी नहीं थे, लेकिन शांति से रहते थे। समय बीतता गया। मेरी दोनों बड़ी बहनें विवाह योग्य हो गईं। पिता ने अपनी जमा पूंजी से उनका विवाह कर दिया। इसके बाद घर की जिम्मेदारियां मेरे और माँ बाप के कंधों पर आ गईं। मेरी पढ़ाई लिखाई कुछ खास नहीं रही। मैं ठीक से स्कूल नहीं जाता था। ज्यादातर समय पिता के साथ मछली पकड़ने चला जाता था। एक समय आया जब मेरी उम्र 19-20 साल के आसपास हो गई, लेकिन तब भी लोग मुझे मच्चा यानी मछली वाला कहकर बुलाते थे, जिससे मुझे बहुत अपमान महसूस होता था। मैंने सोचना शुरू किया, इस तरह तो नहीं चला जा सकता, कुछ तो करना ही होगा। व्यापार करना चाहता था, लेकिन पैसे नहीं थे। माँ बाप के लिए भी मेरे लिए निवेश करना संभव नहीं था। तब मेरे मन में आया, जब मछली पकड़ना आता है तो उसी से कुछ किया जाए। मैंने माँ के बिस्तर बेचने से मिले कुछ रकम और पिता की मछली बिक्री से बचाए कुछ रकम जोड़कर 1 साल के लिए एक बड़ा तालाब गिरवी ले लिया। वहां मछली के बच्चे पौने छोड़े। अल्लाह की रहमत से पहला ही साल अच्छा लाभ हुआ। तब मुझे लगा यही तो सफलता की शुरुआत है। अगले साल और भी ज्यादा पौने छोड़े। निगरानी कम कर दी क्योंकि आत्मविश्वास बढ़ गया था। लेकिन रात के अंधेरे में गांव के कुछ लड़के चोरी से मेरे तालाब से मछली पकड़ने लगे। एक रात मैंने खुद निगरानी की। देखा 12-15 साल के कुछ लड़के बड़ी हिम्मत से मछली पकड़ रहे हैं। गुस्से से मेरा खून खौल उठा। मैंने उन्हें थोड़ी बहुत मार भी दी। अगले दिन जो हुआ वो मेरी जिंदगी का सबसे बड़ा दुष्स्वप्न था। उसी रात उन्होंने मेरे तालाब के पानी में जहर डाल दिया। सुबह देखा हजारों छोटी मछलियां पुटी मछलियों की तरह पानी में तैरती हुई मरी पड़ी हैं। करीब 1 लाख रुपए का नुकसान हो गया। जो कुछ भी मेरी आखिरी पूंजी थी वो सब खत्म हो गई। अपनी आंखों के सामने अपने सपनों को डूबते देख मैं खुद को रोक नहीं पाया। जोर जोर से रो पड़ा। उस रोने को किसी ने नहीं देखा। किसी को नहीं पता चला कि अंदर से मैं कितना टूट गया था। पिता की मछली बेचने की मेहनत की कमाई और माँ के हाथ के काम से मिली थोड़ी सी आमदनी, इन्हीं दोनों को जोड़कर मैंने वो तालाब दिग्घी लिया था। लेकिन बाद में मैं रोते हुए टूट गया। घर लौट आया। उस समय ऐसा लग रहा था कि मैं अब कभी मछली नहीं पकड़ूंगा और नहीं किसी को अपने तालाब में मछली डालने दूंगा। मैंने गांव के लोगों से न्याय मांगा, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं की। सबने एक ही बात कही, अगर इलाके के लड़के मछली पकड़ते हैं तो आपको क्या, आपने उन्हें क्यों मारा? आपकी ये हालत उसी मारपीट की वजह से हुई है। किसी ने भी मुझे जरा सा भी महत्व नहीं दिया। एक समय ऐसा आया जब मैं खाली हाथ बिना न्याय पाए सब कुछ छोड़कर चला आया। फिर मैंने उस तालाब में कभी मछली नहीं डाली, जबकि मैंने तालाब को 5 साल के लिए गिरवी लिया था। लेकिन जो पैसे मैंने दिए थे वो आदमी उन्होंने मुझे वापस नहीं किए। मैं मछली डालूं या न डालूं, उसने साफ कह दिया कि वो मुझे पैसे नहीं लौटाएगा। मानसिक रूप से मैं पूरी तरह टूट गया। मैं रोता था, समझ नहीं पाता था कि क्या करूं। वे दिन बहुत ही दर्द और तकलीफ भरे थे। कुछ समझ नहीं आ रहा था कि अब मुझे क्या करना चाहिए। दिन बीतते गए चिंता और निराशा में। मैं ज्यादातर समय घर में ही बैठा रहता था। इसी बीच अचानक पिता को दमे की बीमारी हो गई। अब वे खुली जगहों पर जाकर मछली पकड़ने के काबिल नहीं रहे। हमारे घर में खाने के लिए भी संघर्ष होने लगा। मैं भी बहुत बड़ी मुश्किल में पड़ गया। मुझे लगने लगा कि अगर मैं फिर से पिता के साथ मछली पकड़ूंगा या बेचूंगा तो लोग मुझे माइछा कहेंगे, जेल्ला कहेंगे। ये बातें सुनकर मुझे बहुत बुरा लगता था। हमारे इलाके में उस समय मछली पकड़ने और बेचने का काम ज्यादातर हिंदू समुदाय के लोग करते थे, इसलिए कुछ लोग मुझे हिंदू कहकर भी बुलाने लगे। मुझे बहुत तकलीफ होती थी।
एक समय मैंने फैसला किया, नहीं, अब ना मछली पकड़ूंगा ना बेचूंगा, मैं विदेश चला जाऊंगा। उस जमाने में विदेश जाना बहुत बड़ी बात मानी जाती थी, जैसे कोई शाही स्वप्न, क्योंकि हमारे इलाके से कोई मुश्किल से ही विदेश जाता था और इतना आसान भी नहीं था। लेकिन मैंने ठान लिया, मुझे जाना ही है। मैंने माँ बाप से कहा, मुझे पैसे दो, मैं विदेश जाऊंगा। लेकिन दोनों नाराज हो गए। पिता बोले, इतना पैसा लगाकर तालाब में मछली डाली, 2 साल में सब छोड़कर भाग आया, अब विदेश जाकर करोड़पति बन जाएगा, ये कैसे मुमकिन है? मैंने जितना भी समझाया, पिता ने 1 पैसा भी नहीं दिया, माँ ने भी नहीं। दोनों ने मुझे खाली हाथ भगा दिया। फिर मैंने सबको कहना शुरू किया, मैं विदेश जाना चाहता हूं, कोई मेरी मदद करे। लेकिन कोई आगे नहीं आया। सबने यही कहा कि तू अपने पिता की जिम्मेदारी उठा, मछली पकड़। लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था। इसी तरह कुछ दिन बीत गए। एक दिन मैं मोहल्ले की चाय की दुकान पर बैठा था। तभी पास के गांव के एक सज्जन बोले, उनकी एक साली है जिसके पति की मौत हो चुकी है। वो अपने ससुराल से बहुत पैसे लेकर आई है। अगर कोई अच्छा लड़का मिले तो वे उसका दोबारा विवाह करवाना चाहते हैं। मैंने तुरंत कहा, हाकिम काका, क्या आप उस साली की शादी मुझसे करवा देंगे? वो थोड़े चौंक गए। बोले, तू जानता है उसकी एक बार शादी हो चुकी है? मैंने कहा, जानता हूं, लेकिन इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं उससे शादी करूंगा, लेकिन एक शर्त है, मुझे विदेश जाने के लिए पैसे देने होंगे। वो बोले, ठीक है, तू मुझे पसंद है, तू अच्छा लड़का है, अपने पिता को मेरे घर भेज, हम बात करेंगे। अगले दिन मैंने पिता से कहा। पहले तो वो राजी नहीं हो रहे थे। बोले, वो तो मेरे चाचा की साली है, मतलब तेरी मौसी हुई। मैंने कहा, नहीं, हमारा कोई खून का रिश्ता नहीं है, मैं उससे शादी कर सकता हूं। तब मां बोली, चूंकि लड़का जिद पर अड़ा है और लड़की का परिवार पैसे देने को तैयार है, तो उसी से शादी करवा दो। आखिरकार पिता मान गए। वे लड़की को देखने गए, फिर बोले, तू पहले जा, देखा कि पसंद है या नहीं। मैं गया, लड़की को देखा। थोड़ी भारी शरीर की थी, लेकिन बुरी नहीं लगी, पसंद आई। घर लौटकर पिता से कहा, हां, पसंद है। माँ बाप ने कहा, शादी एक बार होती है, सोच समझ कर कर। मैंने कहा, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। शादी में बस 3 दिन बाकी थे, तभी अचानक लड़की के घर से कोई आकर मेरे अब्बा को कुछ अजीब बातें बताता है। गांव की शादी मतलब तरह तरह की बातें, कोई ना कोई दुश्मनी जरूर होती है। पास के किसी घरवाले ने आकर कहा कि लड़की ठीक नहीं है, उसके बारे में कुछ बुरी बातें सुनी गई हैं। मैं ठीक से नहीं जानता क्या कहात हुई थी, लेकिन यह सुनते ही अब्बा अचानक कहने लगे, मैं ये शादी नहीं करवाऊंगा। मैं बोला, अब्बा, आपने ही तो शादी की तारीख तय की थी, अब बस 3 दिन बाकी हैं, अब अचानक इस तरह फैसला लेना क्या ठीक है? अब्बा जिद पर अड़ गए। बोले, जरूरत पड़ी तो मैं पैसे देकर भी ये शादी तोड़ दूंगा, मैं अपने बेटे की शादी उस घर में नहीं करवाऊंगा। लड़की ठीक नहीं है, मुझे खबर मिली है, मैं उसे अपनी बहू नहीं बना सकता। मैंने जितनी भी कोशिश की समझाने की, अब्बा कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थे। फिर अम्मा ने भी कहा, जब तेरे अब्बा राजी नहीं तो मैं भी शादी नहीं करवाऊंगी। तभी हाकिम काका बोले, वे लोग खराब नहीं हैं, अब अगर शादी तोड़ दी तो वे लोग केस कर सकते हैं। सारी बातें पक्की हो चुकी हैं, तारीख तय हो चुकी है, अब पीछे हटना ठीक नहीं है। लड़की तुझे पसंद करती है, तू भी उसे पसंद करता है, इन अफवाहों पर भरोसा करके अपना भविष्य मत बर्बाद कर। मैं बोला, काका, अगर अब्बा मां ना भी रहे तो आप तो है ना, मैं शादी करूंगा। हाकिम काका बोले, ठीक है, मैं जिम्मेदारी लेता हूं। फिर मैं काका को लेकर लड़की के घर गया। वहां उन्होंने मुझे अच्छा सम्मान दिया और 5 लाख रुपए के कबूलनामे में या कबिन में हमारी शादी करा दी। मैं लड़की को लेकर घर वापस आया। अब्बा अम्मा पहले तो उसे घर में लेने को तैयार नहीं हुए, तब काका कुछ गांव वालों को लेकर आए और समझाने लगे, आप शादी में नहीं गए, अब बहू को घर में भी नहीं ले रहे, ये तो ज्यादती है। दबाव पड़ने पर अब्बा मान गए। हमारी सुहाग रात भी बहुत अच्छे से बीती। लड़की का नाम था सबीना, देखने में अच्छी, व्यवहार भी ठीक ठाक। एक दिन उसने मुझसे पूछा कि तुम किस देश जाओगे? मैं बोला, अब सऊदी अरब, सस्ते में जाया जा सकता है और वहां बरकत भी है। वो बोली, तुमने पासपोर्ट बनवाया? मैं बोला, नहीं। वो बोली, तो पहले पासपोर्ट बनवाओ, फिर मैं पैसे दूंगी। मैंने अपने पैसों से पासपोर्ट बनवाया और इलाके के एक दलाल को दे दिया। फिर मैंने सबीना से कहा, अब मुझे 50,000 रुपए की जरूरत है। सबीना बोली, अभी इस वक्त मेरे अब्बा पैसे नहीं देंगे, पहले तुम खुद दे दो, जब वीजा आ जाएगा तब मैं पैसे ला दूंगी। मैंने अपनी जमा पूंजी और कुछ कर्ज लेकर पासपोर्ट जमा कर दिया। 4 महीने बाद मेरा वीजा आ गया। अब दलाल ने फुल पेमेंट मांगा, 4,25,000 रुपए। मैंने अब्बा अम्मा से कहा,
उन्होंने कहा, तू तो कह रहा था लड़की का घर पैसा देगा। मैंने सबीना से कहा, अपने अब्बा से पैसे मांगो। वो बोली, मुझे अपने मायके भेजवो, मैं पैसे लेकर आऊंगी। मैंने उसे भेज दिया। 2 दिन बीत गए, कोई खबर नहीं। मैं खुद गया। उसके माँ बाप गुस्से में चुप बैठे थे, कोई बात नहीं कर रहे थे। मैंने सबीना से पूछा, क्या तुम्हारे अब्बा नाराज हैं? वो बोली, नहीं, अब वो पलट गए हैं, कह रहे हैं कि वो अब तुम्हें विदेश जाने के लिए पैसे नहीं देंगे। मैं स्तब्ध रह गया। मैं बोला, तुम्हारे अब्बा ने तो कहा था कि वो पैसे देंगे। वो बोली, तुम खुद जाकर अब्बा से बात करो। मैंने अपने ससुर से कहा, अब्बा, मेरा वीज़ा लग गया है, अब पैसे की ज़रूरत है। उन्होंने कहा, तुम्हें क्या मैं पैसे देना चाहता हूं? मैंने कब कहा था कि मैं पैसे दूंगा? मैंने कहा, जब आपने बेटी की शादी करवाई तो कहा था पैसे देंगे। बोले, तुम्हारे अब्बा ने मेरी बेटी को इज्जत से घर में नहीं लिया, अब मैं क्यों पैसे दूं? अगर तुम विदेश चले जाओ तो मेरी बेटी का क्या होगा? क्या तुम्हारे माँ बाप उसे रखेंगे? कोई गारंटी है? उन्होंने साफ साफ मना कर दिया। मैंने सबीना से कहा, तुम्हारे अब्बा तो अब पैसे नहीं देंगे। सबीना बोली, मेरे अब्बा का कोई दोष नहीं है, दोष तुम्हारे अब्बा अम्मा का है। वो शादी में नहीं आए, उन्होंने हमें बेइज्जत किया, इसलिए मेरे अब्बा ने अपना फैसला बदल दिया। धीरे धीरे ऐसा लग रहा था जैसे पूरी दुनिया मेरे सिर पर टूट पड़ी है। मेरे पास बस एक ही सपना था, विदेश जाऊंगा, पैसे कमाऊंगा, परिवार को खुश रखूंगा। लेकिन हकीकत बहुत ज्यादा बेरहम थी। मेरे माँ बाप बहुत चिंतित थे क्योंकि उन्हें समझ ही नहीं आ रहा था कि मैं बाहर जाकर टिक पाऊंगा या नहीं। पैसे की कमी की वजह से वे मेरे शादी और विदेश जाने के फैसले को कभी भी पूरी तरह से स्वीकार नहीं कर पाए। शादी की पहली रात मैंने ससुराल में बिताई और अगली सुबह पत्नी को लेकर अपने घर लौट आया। जैसे ही घर आया, अब्बा से जोरदार झगड़ा शुरू हो गया। मैं चिल्ला कर बोला, मेरी शादी में तो आप लोग गए ही नहीं, मैंने कितनी बार बुलाया, शादी तो मैंने अकेले ही की, आप लोगों ने कभी मेरा साथ नहीं दिया। मां तब बोली, हमने शादी में हिस्सा नहीं लिया ये ठीक, लेकिन तूने तो खुद ही सब कुछ किया। लड़की ने तो कहा था तुझे पैसे देगी, तो अब उसी से ले ले। इसके बाद मैंने सबीना से कहा, अपने अब्बा को समझाओ, पैसा तो तुम्हारे नाम का है, तुम लोगों ने ही तो कहा था कि दोगे। सबीना बोली, मैंने पैसे पाए थे, लेकिन वो पैसे अब्बा को दे दिए थे, अब अगर वे ना दे तो मैं क्या कर सकती हूं। फिर उसने कहा, अगर मेरे अब्बा नहीं देंगे तो मैं कहां से दूं? और तुम्हारे माँ बाप ने तो हमारी शादी में भी हिस्सा नहीं लिया, इसलिए मेरे अब्बा गुस्से में हैं, वो मदद नहीं करेंगे। मैंने गुस्से में घर तोड़-फोड़ करना शुरू कर दी। पागलों की तरह रोया, चिल्लाया, जो कर सकता था सब किया। माँ बाप तब समझ गए मैं अंदर से टूट रहा हूं। मैं तो उनका इकलौता बेटा था, ऊपर से वीजा भी लग चुका था। अब अगर ना जा सका तो इतने सालों की मेहनत और पैसा सब बेकार हो जाएगा। आखिरकार माँ बाप ने घर की जमीन गिरवी रखी, लोगों से कर्ज लिया, उसी पैसे से वीजा की पूरी लागत पूरी हुई। ससुराल से एक पैसा भी नहीं आया। फिर भी बहुत गहरे मन के गम और शिकायत के साथ मैं सऊदी रवाना हो गया। सऊदी में जाकर अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी नौकरी मिल गई। ज्यादा परेशानी नहीं हुई, ना ही किसी ने धोखा दिया। मैं नियमित रूप से पैसे घर भेजता रहा। ठीक 7 महीने बाद खबर आई, अब्बा का इंतकाल हो गया। मैं बस रो सकता था, कुछ कर नहीं सकता था। फोन पर मां के साथ रहकर उसे सहारा देने की कोशिश करता। इसके बाद मैंने मां के लिए पैसे भेजने की आदत बना ली। दोनों बहनों की शादी बहुत दूर हो चुकी थी, वे कभी कभी आती थीं। असल में मैं अब सिर्फ मां के लिए ही जी रहा था। सबीना से अब भी शिकायत थी क्योंकि विदेश जाते समय उसके परिवार ने कोई मदद नहीं की थी। लेकिन मां को जो प्यार और देखभाल उसकी बेटियों से मिलना चाहिए था, वो सब कुछ सबीना ही करती थी। मां कहती, तू चाहे जितना नाराज हो, लेकिन ये लड़की तो मेरी अपने बेटियों से भी ज्यादा करती है। ये सुनकर धीरे धीरे मेरा गुस्सा और शिकवा पिघलने लगा। करीब 1 साल बाद मैंने उसे फिर से दिल से अपना लिया। हालांकि अब भी पैसे सिर्फ मां के लिए ही भेजता था, सबीना के लिए ज्यादा कुछ नहीं करता था। 2 साल ऐसे ही गुजर गए। जब देश लौटने का मन हुआ, सबीना ने कहा, अभी जरूरत नहीं है, जब घर के काम शुरू होंगे तब आना। तो वापस आना नहीं हुआ। कुछ महीने बाद अचानक खबर मिली, मां बीमार हो गई हैं। चक्कर खाकर गिर गईं, अस्पताल में भर्ती हुई। 1 हफ्ते बाद घर तो आई, लेकिन हालत अच्छी नहीं थी। हर वक्त थरथराहट, भयावह सपने। मैं परेशान हो गया। मैंने सबीना से कहा, किसी अच्छे हकीम को दिखाओ। वो बोली, आजकल के हकीम अच्छे नहीं होते, डॉक्टर को दिखाना ठीक रहेगा। वो मां को ढाका लेकर गई।
अस्पताल में भर्ती करवाया। हर महीने 60-70 हजार रुपए खर्च होने लगे मां की दवाइयों और इलाज में। मेरी पूरी कमाई खर्च हो जाती। फिर मैंने उधार लेना शुरू किया, फिर भी हार नहीं मानी। लेकिन इलाज के बाद भी मां ठीक नहीं हो पा रही थी, जैसे कोई जानलेवा बीमारी उन्हें निगल रही थी। मैं काबा शरीफ जाकर रोता था, अल्लाह से दुआ करता, हे अल्लाह मेरी मां को बचा लो, मेरी आखिरी उम्मीद है वो। लेकिन कुछ नहीं हो रहा था। अब्बा चले गए, दादा दादी चले गए, और अब अगर मां भी चली जाए तो मैं किसके लिए जीऊंगा? मां ही मेरा सब कुछ थी, मेरा आखिरी सहारा। मेरे सिर पर जैसे कोई काला साया मंडरा रहा था। एक भारी हवा मुझे घेर रही थी। मैं तब सबीना से बोला, तुमने तो बहुत डॉक्टरों को दिखाया, बांग्लादेश का शायद ही कोई शहर बचा हो जहां तुम मां को नहीं ले गईं, फिर भी मां की तबीयत में कोई सुधार क्यों नहीं आ रहा? मेरी मां के इलाज में लगभग 5-6 लाख रुपए खर्च हो चुके थे। सिर्फ मां की बीमारी में इतना सब कुछ गया, लेकिन कोई असर नहीं दिखा। मैंने सबीना से कहा, देखो अब किसी अच्छे हकीम या तांत्रिक को दिखाओ, मुझे लगता है कुछ है, कोई जादू टोना या बुरी छाया। डॉक्टरी इलाज तो असर नहीं कर रहा। इसके बाद शुरू हुई कबीराजों के पीछे भाग दौड़। कोई 1 लाख मांगता, कोई 1.5 लाख, कोई कहता तुम्हारी मां पर काली छाया है, किसी ने तांत्रिक वार किया है, ऐसे न जाने कितनी बातें। मैं लगभग कंगाल हो चुका था। विदेश में 5 साल मेहनत कर जो कमाया वो सब मां की बीमारी में खर्च हो गया। आखिरकार गांव वालों ने कहा, अब तू देश लौटा, शायद तेरी मां अब ज्यादा दिन न बचे। मैं लौट आया। ढाका एयरपोर्ट पर मुझे मामा रिसीव करने आए, लेकिन सबीना नहीं आई। मैंने मामा से पूछा, सबीना कहाँ है? मामा बोले, तेरी मां बीमार हैं, वो उनकी देखभाल कर रही हैं। लेकिन मामा के चेहरे पर एक अजीब गंभीरता थी जो पहले कभी नहीं देखी थी। मैंने पूछा, क्या मां गुजर गई? उन्होंने कहा, नहीं नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, चल घर चलते हैं। घर जाकर देखा, मां जिंदा है, लेकिन बहुत बीमार। आंखों में आंसू, चेहरे पर थकान, शरीर हड्डियों की तरह सूखा हुआ। मैं पास बैठकर मां के माथे को चूमा। चारों तरफ लोग थे, लेकिन सबीना कहीं नजर नहीं आई। मैंने पूछा, सबीना कहाँ है? पहले कोई नहीं बोला। फिर मामा और मामनी बोले, तेरी बीवी कल रात घर से भाग गई। मैं सन्न रह गया। पूछा, क्या कह रहे हो, किसके साथ भागी? उन्होंने कहा, नहीं पता बेटा, यहां तो बस तेरी मां और सबीना ही रहती थीं, किसके साथ भागी कोई नहीं जानता। मेरे ऊपर जैसे बिजली गिर गई। जिससे मैंने प्यार किया, जिस पर सबसे ज्यादा भरोसा किया, जो हर रोज बात करती थी, वो एक रात पहले ही मुझे छोड़कर भाग गई। इसके बाद मैं खुद मां को डॉक्टर के पास ले जाने लगा, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। तभी एक पड़ोस की महिला ने कहा, तेरी बीवी को कई बार कहा था कि फला कबीराज के पास ले जाए, लेकिन वो कभी नहीं ले गई, अब तो खुद ले जा। मैंने देर नहीं की, मां को लेकर उसी कबीराज के पास गया। उन्होंने देखकर कहा, अल्लाह, इन्हें तो 2 साल से तांत्रिक असर में रखा गया है, जानते हो किसने किया? मैं चौंक गया। पूछा, किसने? कबीराज बोले, सबीना अख्तर। मैं सन्न। बोला, वो तो मेरी पत्नी है। उन्होंने कहा, उसी के हाथ का ये काम है, उसने ही तुम्हारी मां को बीमार किया ताकि तुम उसके कहे मुताबिक पैसे भेजो। लेकिन अल्लाह की रहमत है, अगर अब ये तावीज ले जाओ और इस्तेमाल करो तो धीरे धीरे मां ठीक हो जाएंगी। तावीज लेने के बाद मां की हालत में धीरे धीरे सुधार हुआ। मैंने मां से पूछा, मां, तुमने ढाका में कहां कहां डॉक्टर को दिखाया था? मां बोली, कोई डॉक्टर नहीं बेटा, वो मुझे किसी घर में छोड़ देती थी, खुद बाहर जाती थी। जब पूछती तो कहती परीक्षा देने गई हूं, पर असल में कुछ भी नहीं होता था। तब मुझे सारी सच्चाई समझ में आई। सब कुछ एक नाटक था। उसका इरादा सिर्फ मेरी मेहनत की कमाई हथियाने का था। मैं तो पैसे मां के खाते में भेजता था, सबीना के नहीं। इसीलिए उसने ऐसा किया। लोभ में आकर उसने अपनी सास पर तांत्रिक वार किया। आखिर में जब मैंने सबीना के परिवार से पूछा, उन्होंने साफ कह दिया, हमें कुछ नहीं पता, वो कहां गई हमें जानकारी नहीं है। अब मैं पूरी तरह टूट चुका था। पैसे खत्म, कर्ज में डूबा, भरोसा टूटा, मां बीमार, जिंदगी जैसे थम गई थी। अब जीने की कोई इच्छा नहीं बची थी। उन्होंने मुझे व्हाट्सएप पर मैसेज भेजा कि अब मैं उस कंपनी में ना आऊं। उन्होंने वहीं से मेरा नाम कैंसिल कर दिया। मैं तब देश में ही था। उसी हालत में मेरा वीजा भी रद्द कर दिया गया। अब मैं विदेश नहीं जा सका।
मैं जैसे तैसे माँ की थोड़ी बहुत दवा इलाज चालू रखे था, लेकिन हाथ में बिल्कुल भी पैसे नहीं बचे थे। रोते रोते जी रहा था, जीने लायक हालत नहीं थी। जिंदगी में कभी इतना अभाव नहीं देखा। माँ की दवा तक खरीदने के पैसे नहीं थे। फार्मेसी में जाकर अपने लिए दवा खरीदने लायक भी पैसे नहीं थे। बहुत रोया, लोगों से उधार लेकर खुद को पूरी तरह कर्ज में डुबो दिया। अब मेरे पास कुछ भी नहीं था। मैं पूरी तरह खाली हो चुका था। सोचता था अब क्या करूंगा, घर कैसे चलाऊंगा, माँ को कैसे खिलाऊंगा, आगे शादी कैसे करूंगा, घर कैसे बसाऊंगा। सोचते सोचते मैं बिल्कुल बेबस हो गया। एक दिन मगरिब की नमाज के पहले हमारे इलाके से थोड़ी दूर एक हज़ा जमीन के पास गया। हज़ा जमीन यानी ऐसी जमीन जिसका मालिक ढाका में रहता है, आता नहीं है। लोगों ने उस जमीन की मिट्टी काटकर वहां एक तालाब बना दिया था। पहले बहुत बड़ी जमीन थी, अब एक बड़ा तालाब। मैं उसी तालाब के किनारे बैठा था। चारों ओर हल्की बारिश हो रही थी, ठंडी हवा चल रही थी। उसी समय मैंने देखा एक बुर्का पहनी औरत तालाब के किनारे खड़ी कुछ ढूंढ रही है। मैं पास गया और पूछा कि आप कौन हैं? उसने अपना नकाब हटाया। मैं हैरान रह गया। बहुत ही खूबसूरत लड़की। वो रो रही थी, आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने पूछा कि आप रो क्यों रही हैं? वो बोली, भाई मेरा बहुत बड़ा नुकसान हो गया है। अल्लाह ने मुझे एक चीज दी थी, मैंने उसे खो दिया। मैंने आश्चर्य से पूछा, क्या खो दिया आपने? उसने बताया, एक सोने की ढेला थी, फुटबॉल के आकार की। उसे एक नाले में मिली थी। वो जब लेकर जा रही थी तो यहीं पास से गुजरते समय वो फिसलकर पानी में गिर गई और वो ढेला भी वहीं गिर गया। अब चाहे जो हो वो नहीं मिल रही। मेरे मन में थोड़ा लालच आ गया। अरे, सोने की ढेला? मैंने पूछा कि अगर मैं उसे ढूंढ दूं तो क्या आधा हिस्सा मुझे दोगी? लड़की बोली, ले लो, ये करोड़ों की चीज है, तुम ढूंढ लो, आधा हिस्सा तुम्हारा। उसने मुझे अपना फोन नंबर दिया। मैंने वो नंबर सेव कर लिया। वो बोली कि पास के एक गांव में घूमने आई है। जाते जाते वो फिर लौटी और बोली, आप तो कह रहे हैं तालाब खाली करोगे, क्या आपके पास पैसे हैं? मैं बोला, बहन मेरे पास बीड़ी पीने तक के पैसे नहीं हैं। तब उसने अपने गले से एक सोने की चेन उतारी और मेरे हाथ में देकर बोली, इसे बेच दो और तालाब का पानी खत्म कर दो। अगर वो ढेला मिल गया तो आधा मेरा देना। मैं बोला, इतना बड़ा खर्च नहीं आएगा, 10-15 हजार में काम हो जाएगा। वो बोली, लो बेच दो, अगर सफल हुए तो हम करोड़ों का सोना खरीद सकते हैं। फिर वो चली गई, लेकिन मैंने वो चेन नहीं बेची। पास के एक आदमी से उधार लेकर तालाब में 2 ड्रेन मशीनें लगाईं और पानी निकालना शुरू किया। किसी को कुछ नहीं बताया। आखिरकार सारा पानी खत्म हो गया। यकीन मानिए, उस तालाब में इतनी मछलियां थीं कि मैंने 65,000 रुपए की मछली बेच डाली, जबकि पानी निकालने में सिर्फ 8,000 रुपए लगे थे। लेकिन जिस सोने की ढेला के लिए मैंने ये सब किया, वो मुझे कभी नहीं मिली। 2 दिन से मैंने पूरे चारों तरफ बांध मजबूती से बना दिया था ताकि एक बूंद पानी भी अंदर न जा सके। बांध बनाने के बाद मैंने पूरी तरह से तलाश शुरू की। जिस चीज का जिक्र उस महिला ने किया था, जो उसने कहा था कि यही मिलेगा, मैंने दिन रात एक करके ढूंढा, मगर कुछ नहीं मिला। दिल बहुत उदास हो गया। अंदर बहुत सारी झाड़ियां थीं, गंदगी और कचरे से भरा हुआ था। मैंने सब कुछ साफ किया। चूंकि वो जगह छोड़ दी गई थी, लोग वहां मरे हुए जानवर के हड्डियां फेंकते थे या किसी पार्टी के बाद बचे मांस के टुकड़े। एक तरह का गंदगी का अड्डा बन चुका था। साफ करने के बाद भी जब कुछ नहीं मिला तो दिल में बहुत निराशा भर गई। फिर भी मैंने बांध नहीं हटाया था। मैंने महिला को कॉल किया, पूछा, बहन आपका नाम क्या है? वो बोली, सितारा अख्तर। मैंने कहा, आप तो कह रही थी यहां सोने का ढेला है, मेरे तो पूरा तालाब खोद डाला मगर कुछ भी नहीं मिला, आपने मेरा समय बर्बाद कर दिया। वो हंसते हुए बोली, भाई आपने इस पूरी खुदाई में कितने पैसे खर्च किए? मैं बोला, लगभग 8,000 रुपए। वो बोली, मैंने जो सोने की चेन दी थी उसकी कीमत 30,000 से ऊपर है। मैं बोले, वो बात ठीक है, लेकिन मैंने तो आपकी चेन बेची नहीं, अगर आप चाहें तो ले जाइए। सच कहूं तो इस पूरे प्रोसेस में मुझे अच्छी खासी मछली मिली। 8,000 खर्च हुआ, लेकिन मछली बेचकर अच्छा पैसा आया। अभी भी पानी में मछली बची है। वो महिला बोली, भैया जब आपने पानी निकाल ही दिया है तो क्यों ना 4-5 जगह गड्ढा बनाकर उसमें मछली के बच्चे छोड़ दें, देखिएगा बहुत फायदा होगा। मैं बोला, लेकिन ये तालाब तो मेरा नहीं है, ये तो ढाका के एक आदमी का है, मैं इसमें कैसी मछली पालूं?
वो बोली, आपको तो मेरी चेन मिली है ना, उसे भेज दीजिए और उसमें मछली के बच्चे छोड़िए, तालाब बांध दीजिए, लेकिन बार बार मुझे कॉल मत कीजिएगा, मेरे पति हैं, लड़ाई हो जाएगी। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। मैं हैरान रह गया, ना उस महिला को जानता हूं ना पहचानता हूं। अचानक आकर एक सोने की चेन दे गई, कहा खाले में सोने का ढेला है। मैंने खुदाई की, कुछ नहीं मिला, मगर मछली मिली और फायदा भी हुआ। तब मैंने सोचा, मैं तो बेरोजगार हूं, महिला ने चेन दी है, बेच देता हूं और मछली पालता हूं। फिर मैंने उस जमीन के मालिक को कॉल किया। वो बोले, बेटा ये तो बेकार पड़ी जगह है, लोग यहां कूड़ा डालते हैं, हड्डियां फेंकते हैं, अगर तुमने इसे साफ किया है तो मछली पालन करो, पैसे की कोई बात नहीं। मैंने चेन बेच दी, उसी पैसों से पूरी जगह को घेर कर एक प्रोफेशनल तालाब बना दिया। फिर बारिश के मौसम में पानी भर दिया और मछली के बच्चे डाल दिए। अल्हम्दुलिल्लाह, कुछ ही महीनों में तालाब में बड़ी बड़ी मछलियां हो गई। ये जगह ऐसी थी कि धूप पूरी पड़ती थी और ऐसी जगहों पर मछली तेजी से बढ़ती है। सिर्फ 5-6 महीने में इतना मुनाफा हुआ जो जबान से बयान नहीं किया जा सकता। एक समय ऐसा आया जब मैं सेतारा बेगम से नियमित रूप से बात करने लगा। उससे बात करते करते एक दोस्ती नहीं, उससे भी ज्यादा एक अजीब सा खिंचाव बनने लगा। हालांकि वो शादीशुदा थी, फिर भी उसके प्रति मेरे दिल में एक अलग ही एहसास पैदा हुआ। मैंने उसे कभी सामने से नहीं देखा था। महीनों बीत गए, फिर भी उसने मुझे कभी अपने ससुराल का पता तक नहीं दिया। बार बार कहने पर भी बस एक ही बात कहती, आप कुछ कर सकते हैं, आपके अंदर मोहब्बत है, आपने अपनी मां से बहुत प्यार किया था, इसी वजह से मैं आपसे थोड़ा प्यार करना सीख पाई हूं। वो कहती, आपको अगर सोने की डली नहीं भी मिली तो भी आपने लाखों की मछली तो पाई ना, शायद अल्लाह ने मुझे वो चीज दी और फिर मुझसे ही छीन ली। मैं धीरे धीरे उससे मोहब्बत करने लगा। वो मेरी जिंदगी की एकमात्र रोशनी थी। फिर एक दिन हिम्मत करके मैंने कहा, क्या आप एक बार मेरे घर नहीं आएंगी? मेरी मां आपको देखना चाहती हैं। कई महीनों बाद वो आई, लेकिन एक शर्त रखी, मेरे ससुराल के पीछे मत आना। मैंने वादा किया, नहीं आऊंगा। वो बाजार में आई, मुझे रिसीव करके घर ले आया। खाने पीने का बहुत अच्छा इंतजाम हुआ। अल्हम्दुलिल्लाह, उसने बहुत तसल्ली से खाया। मेरी बीमार मां उसे देखकर बहुत खुश हुई। कहने लगी, लड़की बहुत अच्छी है, अगर हो सके तो उसे अपनी बीवी बना लेना। वो थोड़ी देर रुकी और फिर जल्दी जल्दी निकल गई, क्योंकि उसके पति घर पर थे। उसके बाद मैं रोज उसे फोन करता, कहता, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूं, मैं तुम्हारे साथ जिंदगी बिताना चाहता हूं। फोन पर ही जैसे एक तरह का घर परिवार बन गया था हमारा। इसी बीच उसका पति विदेश चला गया, हमारा रिश्ता और भी करीबी हो गया। कभी कभी वो शाम के बाद उनके रेस्टोरेंट में आती, मैं वहां बैठता, खाना खाता। हमारे बीच एक गहरा प्यार बन गया। फिर उसने मुझे शादी का वादा किया। कहने लगी, तुम और तरक्की करो, पैसा कमाओ, अच्छा मुकाम हासिल करो। मेरा पति बहुत अमीर है, अगर तुम गरीब रहोगे तो मैं तुमसे शादी कैसे करूंगी? ये सुनकर मैंने हार नहीं मानी। एक एक करके 5 तालाब लिए, मछली पालन शुरू किया, बहुत पैसा कमाया, मुनाफा हुआ। तब एक दिन वो अचानक कहने लगी, तुमने मेरे लिए बहुत कुछ किया है, आज तुम इतने बड़े हो गए हो सिर्फ मेरी वजह से, लेकिन मैं अपने पति को छोड़कर तुम्हारे पास नहीं आ सकती। जैसे मैं जमीन से आसमान से गिर पड़ा। मैंने कहा, तुम क्या कह रही हो? मैंने तो सब कुछ तुम्हारे लिए किया, अगर शादी नहीं करनी थी तो फिर ऐसा वादा क्यों किया? वो बोली, मैं सच कह रही हूं, मैं तुम्हारे पास नहीं आ सकती, अपने शौहर को छोड़ना मुमकिन नहीं, तुम मुझे माफ कर दो। मेरे सारे सपने पल भर में ठहर गए। तुमने शादी कर ली? ये बात सुनते ही मैं जैसे पागल सा हो गया। मुझे यकीन ही नहीं हो रहा था, वो जिसे मैंने दिल से चाहा वो किसी और की कैसे हो सकती है। मैंने कहा, अगर तुम नहीं रही तो मैं भी जिंदा नहीं रहूंगा। वो बोली, मेरे शौहर को पता चल गया है कि मैं तुमसे बात करती हूं, अब वो मुझसे बहुत नाराज है, झगड़ा करता है, बुरा बर्ताव कर रहा है, प्लीज अब मुझे कॉल मत करना। इतना कहकर उसने कॉल काट दिया। इसके बाद मैं बार बार कॉल करता रहा, बार बार, लेकिन वो अब कभी कॉल उठाती ही नहीं थी। अगर कभी उठा भी लेती तो तुरंत काट देती। मेरे अंदर सब कुछ जैसे थम्स आ गया। मैं फूट फूट कर रो पड़ा। जो प्यार मैंने सीने में दबा कर रखा था, सब कुछ एक साथ ढह गया। मैंने अपनी बीवी से भी उतना प्यार कभी नहीं किया जितना मैंने सितारा से किया था। मैंने अपना दिल जान सब कुछ उसके लिए लुटा दिया था। यहां तक कि मां के सामने भी रोता था। मां कहती,
फोन दे, मैं बात करूंगी, मैं उसे समझाऊंगी। लेकिन वो कभी फोन उठाती ही नहीं थी। एक दिन सिर्फ एक बात कहकर गई, तुम मुझे भूल जाओ, मैं अपने शौहर के साथ खुश हूं, तुम मेरे साथ कभी घर बसा नहीं सकते। मैंने कहा, तो कम से कम अपने ससुराल का पता तो दो, कहां रहती हो? लेकिन उसने कुछ नहीं कहा, कोई जवाब नहीं। फिर तो मैं बिल्कुल पागल हो गया। दिन रात उसे फोन करता रहा, मानसिक स्थिति बिल्कुल बिगड़ गई थी। एक वक्त ऐसा आया जब उसने नंबर ही बंद कर दिया। अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं बचा था। जिसे मैंने दिल से चाहा, जिसके लिए दिन रात मेहनत की, पैसे कमाए, सपने देखे, उसे ही मैं अब ढूंढ नहीं पा रहा था। करीब 5-6 महीने मैंने सिर्फ एक काम किया, उसके नंबर पर कॉल किया, लेकिन हर बार फोन बंद मिला। इसी दौरान इलाके के कुछ भाई लोग बोले, इनामुल भाई, हम लोग कॉक्स बाजार घूमने जा रहे हैं, आप भी चलिए। मेरा दिल पहले से ही टूटा हुआ था, सोचा चलो थोड़ा घूम लेते हैं। मैं पहले से मछली पालन का काम कर रहा था, अनुभव से थोड़े ही समय में अच्छा पैसा भी कमा लिया था, तो थोड़ा मन हल्का करने के लिए मैं लड़कों के साथ कॉक्स बाजार चला गया। 3 दिन वहां रहे। वापसी के रास्ते में रात के करीब 2-3 बजे हमारी माइक्रो बस चक्रिया इलाके में खराब हो गई। बीच सड़क पर रात के अंधेरे में गाड़ी बंद। हम सब डर गए। कहते हैं उस इलाके में डकैती होती है। चारों ओर अंधेरा, सबके पास महंगे मोबाइल। दिल बहुत डर गया। दूर एक घर नजर आया। हमने सोचा चलो उस घर की तरफ चलते हैं, शायद कोई मदद कर दे। घर के पास पहुंचे, देखा सारे दरवाजे खिड़कियां बंद हैं। हमने बार बार आवाज दी कि भैया कोई है, जरा दरवाजा खोलिए, हम मुश्किल में हैं। काफी देर आवाज देने के बाद एक आदमी ने खिड़की थोड़ा सा खोल दिया। जैसे ही खिड़की थोड़ी सी खुली, एक आदमी बाहर आया, मेरी ही उम्र का होगा। वो बोला, भाई क्या हुआ? मैं बोला, भाई हमारी गाड़ी बीच सड़क में खराब हो गई है, अगर आप थोड़ी देर के लिए दरवाजा खोल दें, हमें थोड़ा आश्रय मिल जाए। इलाका इतना सेफ नहीं है, डकैती भी हो सकती है। वो आदमी थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, आपको अच्छे लोग मानूं भी कैसे, आप भी तो डकैत हो सकते हैं। मैं कांपती आवाज में बोला, भाई हमारी जबान से तो समझिए, हम लोग खुलना से हैं, कॉक्स बाजार घूमने गए थे, वापसी में मुसीबत में फंस गए हैं, थोड़ी मदद कर दीजिए। फिर वो बोला, ठीक है, किसके पास क्या है, वोटर आईडी कार्ड या कुछ और, दिखाइए। हम सब ने अपने अपने पहचान पत्र दे दिए। वो अंदर ले जाकर सबकी फोटो भी ले लिया, फिर दरवाजा खोल दिया। घर में घुसने के बाद वो बोला, गाड़ी को सड़क पर मत रखिए, घर के अंदर ले आइए, वरना डकैती हो सकती है। हम सब मिलकर गाड़ी को धक्का दे देकर उसके घर के सामने तक लाए। ड्राइवर फिर गाड़ी के इंजन का काम शुरू करने लगा और मुन्ना भाई, वो आदमी, अपने मोबाइल की टॉर्च से रोशनी दिखा रहा था। तभी मेरी नजर अचानक उसके मोबाइल स्क्रीन पर गई। मैं सन्न रह गया। स्क्रीन पर जो तस्वीर थी, वही चेहरा, वही मुस्कान, वही आंखें, सितारा। हाँ, वही सितारा जिससे मैं जिंदगी से भी ज्यादा प्यार करता था, जिसके लिए मैंने अपनी दुनिया लुटा दी थी। मैं थोड़ी देर चुप रहा, फिर बोला, मुन्ना भाई आपसे थोड़ी बात कर सकता हूं? मैं उसे कोने में ले गया और पूछा, भाई आपके मोबाइल में जो लड़की की तस्वीर है उसका नाम क्या है? वो बोला, नाम सितार अख्तार। जैसे मेरे पैरों तले से जमीन खिसक गई। सितार अख्तार, यही तो नाम था जिससे मेरी पहचान हुई थी, जिसे मैंने दिल से चाहा था, जिससे मैं शादी करना चाहता था। अब अगर यही आदमी उसका पति हुआ तो? मैं कुछ नहीं बोला, चेहरे पर एक मुस्कान बनाए रखा और कहा, नहीं भाई, मैं नहीं जानता। लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल जल रहा था। ऐसा लग रहा था यही आदमी, मुन्ना भाई, यही सितारा का शौहर है। मैं ड्राइवर से धीरे से बोला, गाड़ी ठीक मत कर, आज रात हम यहीं रुकेंगे। वो बोला, क्या गाड़ी ठीक नहीं करूं? तू डकैती करना चाहता है क्या? मैं बोला, डकैती नहीं, आज रात मैं यहीं रहूंगा, मुझे एक काम है। मैं उसी घर में रुक गया, सिर्फ एक मकसद से, अगर एक बार, बस एक बार सितारा को देख सकूं। फिर मैंने मुन्ना भाई से पूछा, आपके परिवार में कौन कौन है? वो बोला, मैं, मेरे 2 छोटे भाई, एक बड़ी बहन जिसकी शादी हो चुकी है, अब्बा हैं, अम्मी हैं, दादी हैं। मैंने पूछा,
आपकी बीवी कहाँ रहती है? वो बोला, मेरी बीवी मेरे साथ नहीं रहती। शादी के बाद से वो अपने मायके में ही रहती है, यहां ज्यादा आती नहीं। एक बार उस पर डकैती हुई थी, तब से डर गई है। मैंने थोड़ी हिम्मत करके कहा, भाई एक निवेदन करूंगा, नाराज तो नहीं होंगे? वो बोला, नहीं नहीं भाई, भूलिए, मैं कोशिश करूंगा निभाने की। मैं बोला, अगर आप कल अपनी बीवी को यहां ला सकते हैं, मैं सिर्फ एक बार उनसे मिलना चाहता हूं। इतना सुनते ही उसका चेहरा जैसे जम गया, चेहरे पर सख्त भाव आ गया। आदमी थोड़ा रुक गया, आंखों में शक, आवाज में तीखापन। भाई, आप मेरी बीवी को लाने की बात क्यों कर रहे हैं? क्यों मिलना चाहते हैं आप? मैं उसकी आंखों में देखकर बोला, नहीं नहीं भाई, आप गलत मत समझिए। आपकी बीवी को देखकर मुझे मेरी मरी हुई बहन की याद आ गई। बिल्कुल उसकी जैसी दिखती है। बस एक बार सामने से देखना चाहता हूं, बस एक भावना है भाई। वो आदमी आंखें सिकोड़कर बोला, लेकिन आपने मेरी बीवी को देखा कहां? मैं बोला, अरे भाई, आपके मोबाइल की होम स्क्रीन पर ही तो था उसका फोटो। वो कुछ देर चुप रहा, फिर बोला, जिसे आपने देखा वो दरअसल मेरी दूसरी बीवी यानी प्रेमिका थी। मैं जैसे पत्थर का हो गया। मतलब वो आपकी बीवी नहीं? फिर उसका फोटो आपके मोबाइल की स्क्रीन पर क्यों? वो बोला, बीवी कहना ठीक नहीं होगा भाई, वो मेरी गर्लफ्रेंड थी। मेरी बीवी को सब पता है, मैंने उससे प्यार करके निकाह किया था। अब तो पूरा मामला ही उलझ गया था। अंदर से संदेह की आग भड़कने लगी। मैंने पूछा, जिससे आपने प्यार किया, जिसका फोटो अभी भी आप रखते हैं, वो अब कहां है? वो सिर झुकाकर बोला, सितारा बेगम। अब वो नहीं रही। कहां गई कोई नहीं जानता भाई। एक दिन अचानक गायब हो गई थी। मेरे अंदर एक गहरी शून्यता भर गई। मैंने पूछा, आपको नहीं पता आपकी बीवी कहां है? वो बोला, भाई इसके पीछे एक लंबी कहानी है, आपको सुनाता हूं। तब तक रात लगभग खत्म हो चुकी थी। आसमान में तारे नहीं थे, बस सन्नाटा और ठंडी हवा चल रही थी। घर के आंगन में बैठकर उसने अपने जीवन का सबसे अंधकारमय अध्याय खोलकर सुनाना शुरू किया कि सितारा नाम की लड़की चटगांव की थी। मोबाइल के जरिए जान पहचान हुई, फिर हम प्यार में पड़ गए। मैं उस वक्त बहुत गरीब था भाई, परिवार चलाना मुश्किल था। इलाके में डकैती होती थी, गाय भैंस पाल नहीं सकता था, कुछ भी नहीं था। लेकिन सितारा एक अमीर घर की बेटी थी। एक दिन उसने कहा कि मेरे घर वाले तुम्हें कभी नहीं अपनाएंगे, भाग चलो। मैं उसका पता नहीं जानता था, लेकिन वो खुद मेरे पास भाग कर आ गई। हम कॉक्स बाजार चले गए। रास्ते में एक मजार पर गए, हजरत के हाथ से कलमा पढ़ा, शादी कर ली। फिर एक होटल में रुके। होटल में रुकने के बाद उसने कहा कि मैं नीचे जा रही हूं, कुछ सामान लेना है। मैंने कहा ठीक है। मैं इंतजार करता रहा, लेकिन वो कभी वापस नहीं आई। काफी देर बाद मैं नीचे गया, पूरी जगह ढूंढ मारी, लेकिन उसका कोई पता नहीं। रूम में लौटकर उसका बैग खोला, उसमें बहुत सारे गहने थे, कच्चा सोना भी था। उसका फोन भी बंद था। फिर कभी उसे नहीं देखा, न कोई पता, न कोई खबर। आखिरकार मैंने वो गहने बेचकर एक मिट्टी काटने वाली ट्रक खरीदी। आज मेरे पास 2 जिले में चलने वाले ट्रक हैं। अब मैं अच्छी जिंदगी जी रहा हूं। ये सब जानकर ही मेरी बीवी, जिसे मैंने अब निकाह किया, उसने मुझे अपनाया। मैंने फिर पूछा, भाई ये घटना कितने साल पहले की है? वो थोड़ा सोचकर बोला, लगभग 7-8 साल पहले की बात है भाई। मैं चुपचाप सुन रहा था। मन में एक ही सवाल गूंज रहा था, क्या ये सितारा वही मेरी सितारा है? और अगर है तो फिर मैं अब किसकी मोहब्बत में फंसा हूं? आदमी चुप हुआ, फिर बोला, मेरी बीवी सब जानती है भाई। सब सुनकर समझकर ही उसने मुझे अपनाया। उस समय मैं अब और चुप नहीं रह सका। सब कुछ सुनकर हिम्मत करके मुन्ना भाई को अपनी कहानी सुनाई। मैं बोला, भाई जिस लड़की की आप बात कर रहे हैं उसका नाम सितारा अख्तर है? मुन्ना भाई चौंक कर बोले, हाँ। मैं धीरे से बोला, भाई इस लड़की के साथ मेरी भी एक कहानी है, बिल्कुल ऐसी ही। लेकिन उन्होंने मेरी बात पर यकीन नहीं किया। मैं उन्हें देखकर बोला, चलिए भाई मैं आपको खुलना ले चलता हूं।
मेरी माँ अब भी जिंदा है, मैं आपको दिखाता हूं। मैं उन्हें लेकर खुलना आया। माँ उस वक्त जिंदा थी। मैंने माँ को फोन दिखाया, लड़की की तस्वीर दिखाते हुए पूछा, माँ इस लड़की को पहचानती हो? माँ ने फोटो देखकर आंखें फैलाकर कहा, अवश्य पहचानती हूं, हमारे घर आई थी वो, खाना खाया, हमारे साथ रही। मुन्ना भाई स्तब्ध रह गए। लेकिन मुझे तब और बड़ा झटका लगा, क्योंकि जिस सिम से मैं सितारा से बात करता था, जिस नंबर पर हमारी मोहब्बत भरी रातें कटी थीं, उस सिम के बारे में जानने के लिए मैं कंपनी के ऑफिस गया। सिम कंपनी के अफसर ने कहा, भाई इस सीरीज का सिम तो अभी मार्केट में आया ही नहीं है। मैं हैरान हो गया, क्या मतलब? मैंने खुद उस नंबर पर बात की है। अफसर बोला, भाई ये नामुमकिन है, ये नंबर तो अब तक कंपनी के पास ही है, ये किसी के पास हो ही नहीं सकता। मैंने बहुत समझाया, कहा मैंने कुछ महीने पहले ही बात की है, कॉल हिस्ट्री भी है। उन्होंने कहा, भाई ये नंबर तो मार्केट में गया ही नहीं, ये आपके पास कैसे पहुंचा ये तो हमें भी नहीं पता। मेरा बड़ा भाई, जिसका फोन नंबर था जिससे मैं सितारा से बात करता था, उसने भी कहा अब वो नंबर उसके पास नहीं है, कई साल पहले ही खो गया था। मैं जैसे किसी धुंध में डूबता जा रहा था। मैं किसी के सामने सच को साबित नहीं कर पाया। मेरे इलाके के लोग भी विश्वास नहीं कर पाए। बस एक मुन्ना भाई, अब वो मेरा सबसे करीबी दोस्त है, वो चुप रहा। उसकी आंखों में हैरानी थी। कई लोगों ने कहा, भाई वो कोई इंसान नहीं थी, शायद कोई परी थी। कुछ बोले वो परी बनकर तुम्हारे जैसे बेबस लोगों की मदद करने आई थी, जैसे मुन्ना की भी की। शायद वो सच में कोई इंसान नहीं थी, किसी रहस्यमयी शक्ति का रूप थी। वो बस थोड़े वक्त के लिए हमारी जिंदगी में आई थी, प्यार देकर, सहानुभूति देकर, और फिर अंधेरे में खो गई। लेकिन जो इंसान ऐसा प्यार देकर जाता है, क्या उसकी यादें इतनी आसानी से मिटती हैं? ये कहानी सिर्फ प्रेम या रहस्य की नहीं थी, ये थी विश्वास, हैरानी और किस्मत का एक अनोखा संगम। आपकी जिंदगी में भी शायद कुछ ऐसे लम्हे होंगे जिन पर कोई यकीन नहीं करता, लेकिन आप जानते हैं वो सच थे। ऐसी ही और भी सच्ची घटनाएं और अनजाने रहस्य जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए, और हां, कमेंट में जरूर लिखिए आपके जीवन का कोई ऐसा पल जो आज भी दिल से मिटा नहीं। खुश रहिए, सच के रास्ते पर रहिए। फिर मिलेंगे एक नई कहानी के साथ, आपके अपने चैनल पर, सच और रहस्य का संगम।